गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्कस करेंगे और वो है हमारी हर्निया। हर्निया क्या होता है कि एक हमारी बॉडी की एक कैविटी के ऑर्गन्स क्या करते हैं, उस अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के किसी अनदर कैविटी के अंदर या किसी दूसरी कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्निया। और ये क्या होता है कि एक दो टाइप का होता है, एक हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी को क्रॉस करके जाए, दूसरा जो हमारे डायफ्राम को क्रॉस करके जाए। उस ब्याज पे हम इसको दो टाइप्स में के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो हम बात करते हैं हर्निया की कि हर्निया क्या होता है। हर्निया जो है प्रोट्रूजन आउट ऑफ वन कैविटी ऑर्गन, यानी कि प्रोट्रूजन आउट का मतलब क्या होता है कि मूव आउट करना, यानी कि बाहर चले जाना। और किसका? वन कैविटी ऑर्गन, यानी कि एक कैविटी के ऑर्गन्स का दूसरी कैविटी के अंदर मूव आउट कर जाना या चले जाना, उसको बोलते हैं हम हर्निया। तो ये क्या हो गया? प्रोट्रूजन आउट ऑफ वन कैविटी ऑर्गन इनटू अनदर कैविटी ऑर्गन ऑफ बॉडी, इनटू अनदर कैविटी ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही एक कैविटी से दूसरी कैविटी में मूव आउट कर जाना, उसको हम कहते हैं हर्निया। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले हम बात करते हैं हाइटल हर्निया की। तो हाइटल हर्निया में क्या होता है, हमारा स्टमक जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाता है, तो वो क्या होता है? हाइटल हर्निया। तो हम बात करते हैं, ये था हमारा हर्निया, डेफिनेशन ऑफ हर्निया। अब बात करते हैं टाइप्स की कि कितने टाइप्स का होता है। हर्निया जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो हमारा हाइटल हर्निया और दूसरा हमारा एब्डोमिनल हर्निया। तो जो हाइटल हर्निया होता है इसमें भी क्या होगा कि हमारा स्टमक या एब्डोमिनल ऑर्गन थोरेसिक कैविटी में जाएगा, इसके अंदर भी क्या होंगे? एब्डोमिनल ऑर्गन डिफरेंट कैविटीज़ के अंदर चले जाएंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस क्या है कि इसको तो हम हाइटल हर्निया बोल रहे हैं और इनको हम एब्डोमिनल हर्निया बोल रहे हैं। एब्डोमिनल हर्निया के भी हम बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा हाइटल और एब्डोमिनल के अंदर? तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हाइटल हर्निया तो जो होता है ये हमारा है हाइटल हर्निया के लिए कि स्टमक क्या करे? डायफ्राम को क्रॉस करके जाए, यानी कि स्टमक डायफ्राम को क्रॉस करके थोरेसिक कैविटी के अंदर जाए, यानी कि इधर से इधर मूव करे, उसको हम बोलते हैं हाइटल हर्निया। हाइटस क्या होता है? अब बेसिक टर्म जो हमारी है, हाइटस क्या होता है? तो ये जो ओपनिंग है डायफ्राम के अंदर, जो ओपनिंग है जिसके थ्रू जो हमारी ईसोफेगस किसके अंदर आती है? स्टमक के अंदर आती है, या फिर हम कहें एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आती है। तो ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइटस। हाइटस। और ये कौन से लेवल पे होती है? T10 लेवल पे, यानी कि हमारी थोरेसिक 10 नंबर की जो वर्टिब्रा होती है T10, यानी थोरेसिक 10 मतलब थोरेसिक 10th नंबर की वर्टिब्रा, उस लेवल पे हमारा ये हाइटस जो होता है इसको बोलते हैं हाइटस। और हाइटस क्या होता है? डायफ्राम के अंदर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो हमारी ईसोफेगस है वो स्टमक के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आती है। तो हाइटल हर्निया में क्या होता है, जो स्टमक होता है वो एब्डोमिनल कैविटी को क्रॉस ना कर, मतलब एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस ना करके डायफ्राम को क्रॉस करके और हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है। जबकि एब्डोमिनल हर्निया के अंदर क्या होता है? एब्डोमिनल हर्निया में जितने भी हमारे हर्निया होंगे या जितने भी हमारे मूव आउट होंगे वो किसके होंगे? एब्डोमिनल वॉल के। वो एब्डोमिनल लेटरल वॉल्स हो सकती हैं या हमारी क्या हो सकती है? इन्फीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल हो सकती है। तो एब्डोमिनल हर्निया में कोई इसमें से निकल जाएगा, कोई इधर से निकल जाएगा, कोई इधर से निकल जाएगा। तो सारे जो मूव आउट है या प्रोट्रूजन है वो कहाँ से होंगे? एब्डोमिनल वॉल से। इसलिए हम उसको बोलते हैं एब्डोमिनल हर्निया और इसको हम बोलते हैं हाइटल हर्निया। क्यों? क्योंकि हाइटल ये क्या होता है कि हाइटस के थ्रू क्या करता है? स्टमक थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाता है। तो ये हमारा टाइप्स के दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन हाइटल हर्निया, सेकंड वन एब्डोमिनल हर्निया। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? हाइटल हर्निया की, कि हाइटल हर्निया क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है कि हाइटल हर्निया में स्टमक पार्ट प्रोट्रूज इनटू डायफ्राम और ईसोफेजियल रीजन। अब क्या होगा कि हमारे इसमें हाइटल हर्निया के अंदर स्टमक जो होता है वो किसके अंदर चला जाता है? या तो डायफ्राम को क्रॉस कर जाएगा या फिर हमारा ईसोफेगस जो होती है हमारी उसके अंदर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डायफ्राम को क्रॉस करके कैसे जाएगा। कि ये हमारा डायफ्राम होता है, ये हमारा डायफ्राम वाला रीजन है। अब ये क्या करेगा? एक तो इसके अंदर से चला जाए, ईसोफेगस के अंदर ही वापस चला जाए, या ईसोफेगस जहाँ से आ रही है हाइटस के अंदर, इस हाइटस के थ्रू चला जाए। या फिर दूसरा ये क्या करे, ये इस मसल्स को ऊपर की तरफ मूव कर दे इस तरह और इस तरीके से चला जाए। तो ये दो कंडीशन हो सकती है जिनके अंदर ये क्या हो सकता है? स्टमक अबव जा सकता है। अब इसमें हम पहले बात करते हैं कि क्या होगा, इसके कोज क्या क्या है। पहले कोज की बात करते हैं। तो कोज में सबसे पहला है वीकनेस इन डायफ्रामेटिक मसल्स। पहला जो इंपॉर्टेंट कोज है वो क्या है कि ये जो हमारा डायफ्राम था, ये डायफ्राम अगर ये इसकी मसल्स जो है, डायफ्राम एक क्या है? मेजर रेस्पिरेटरी मसल है। याद रखना कि डायफ्राम मेजर रेस्पिरेटरी मसल है और ये क्या बनाती है? हमारे लंग्स का बेस बनाती है। इसके ऊपर हमारे क्या होंगे? लंग्स टिके हुए होंगे कुछ इस तरीके से, मतलब ये ऐसे लंग्स का फॉर्मेशन होता है दोनों तरफ, ये ऐसे लंग्स होंगे हमारे। और ये जो डायफ्राम होती है मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स है, जिसको फ्रेनिक नर्व, हमारी फ्रेनिक
नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है। अगर ये वीक हो जाए या ये कमज़ोर हो जाए तो उसमें क्या होगा कि स्टमक इसको क्या कर देगा, ऊपर की ओर इसको पुश कर देगा और किसके अंदर चला जाएगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर चला जाएगा। तो पहला क्या क्या रीज़न होता है कि वीकनेस इन डायफ्रामेटिक मसल, यानी कि डायफ्राम मसल्स के अंदर अगर वीकनेस हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो ये क्या करेगी, मेन कोज होती है किसका, हाइटल हर्निया का। दूसरा है कि ईसोफेजियल कैंसर हो, यानी ईसोफेगस के अंदर किसी टाइप का कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ईसोफेगस के, मान लो यहाँ पे अगर ट्यूमर हो गया और अगर ईसोफेगस अपवर्ड मूव करती है तो ये क्या करेगी, स्टमक को भी साथ साथ मूव करवाएगी अपवर्ड, तो उस वजह से भी क्या होगा, हमारा हाइटल हर्निया होगा। थर्ड वन होता है ट्रोमा की, किसी ट्रोमा की वजह से या किसी प्रेशर इंजरी की वजह से ये क्या हो, स्टमक ऊपर चला जाए तो वो भी हमारा किसको कोज करता है, हाइटल हर्निया को। अब हम बात करते हैं हाइटल हर्निया के टाइप्स की। ये हाइटल हर्निया जो होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें मेजर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा स्लाइडिंग हर्निया और ये मोस्ट कॉमन होता है 80 to 90%। अगर हम बात करें, कोई पूछे कि हमारा हाइटल हर्निया जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो सबसे पहला हमारा होगा उसमें स्लाइडिंग हर्निया। दूसरा होता है पैरा ईसोफेजियल हर्निया। ये रेयर केसेस में देखने को मिलता है, 10 to 20% केसेस जो होते हैं वो पैरा ईसोफेजियल हर्निया के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं कि स्लाइडिंग में क्या होता है और पैरा ईसोफेजियल में क्या होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायफ्राम को इस तरीके से शो करता हूँ। ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम में ये क्या हमारा हाइटस है, यानी कि ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, जिसमें से क्या आती है, हमारा ईसोफेगस आती है। ये हमारा क्या होगा, स्टमक। अब क्या हो कि ये स्टमक इसी हाइटस के थ्रू ऊपर चला जाए, तो ये कैसे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ स्टमक का पार्ट कुछ इस तरीके से मूव कर जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया। कि क्या हो कि स्लाइड हो जाए, कुछ इस तरीके से स्लाइड हो जाए कि ऊपर की ओर स्लाइड हो जाए और आधा पार्ट ऊपर हो जाए और कुछ पार्ट नीचे हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया। ये जो पार्ट होता है ये स्लाइड होकर क्या आ गया, थोरेसिक कैविटी के अंदर आ गया। और अगर क्या हो कि हमारा पैराइसोफेजियल हर्निया में क्या होगा, ये हमारा डायफ्राम, लेकिन इसमें क्या होगा कि डायफ्राम इस बार अपवर्ड मूवमेंट करके जाएगा इस तरह, और ये हमारी जो आएगी ईसोफेगस। ईसोफेगस ये क्या होगा कि इसमें हमारा जो फंडस पार्ट होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसमें हमारा क्या होगा, डायफ्राम को, मतलब डायफ्राम को भी अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा और स्टमक फंडस जो होता है वो भी अपवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये होता है हमारा क्या, पैरा ईसोफेजियल हर्निया। ये तो था स्लाइडिंग हर्निया, ये पैरा ईसोफेजियल हर्निया। तो ये हो गया हमारा टाइप्स कि पहला क्या होता है, स्लाइडिंग हर्निया में तो स्टमक का पार्ट हाइटस के थ्रू या फिर डायफ्रामेटिक हाइटस जो होता है ओपनिंग होती है उसके थ्रू ऊपर मूवमेंट कर जाए। इसके अंदर डायफ्राम को ऊपर करके, क्यों, क्योंकि वीकनेस की वजह से स्टमक इसके ऊपर प्रेशर देके और इसको ऊपर मूव करेगा और खुद भी किस में चला जाएगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये होता है हमारा पैरा ईसोफेजियल हर्निया। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, या क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या फिर हम बोलें साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स। तो वो सबसे पहला आएगा हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होती है, जब हमारी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो ये क्या करेंगे, लंग्स का जो वॉल्यूम होता है उसको डिक्रीज कर देंगे। जैसे ये ऊपर जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी, तो ये क्या करेगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगी, और जैसे लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगी तो लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। हम मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले लंग्स का वॉल्यूम 5000 ml था, यानी कि अगर वो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में 5000 ml O2 का एक्सचेंज कर रहे थे या ब्रीदिंग में एयर ले रहे थे और छोड़ रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही स्टमक ने डायफ्राम को ऊपर पुश किया तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, अब इसको वॉल्यूम रह गया 4000 ml। तो ये क्या करेगा, अब हमारी ब्रीदिंग जो पहले नॉर्मल थी वो क्या होंगी, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या कोज करती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, उसके बाद में होगा पायरोसिस। पायरोसिस इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न, हार्ट बर्न। और ये हार्ट बर्न क्यों होता है, जब हमारा स्टमक ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इसके जब हमारा ये हमारी ईसोफेगस होती है, ये हमारा स्टमक होता है, इसमें यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करता है, जो हमारा एसिड होता है, HCl होता है, फूड कंटेंट होता है, उसको रिगर्जिटेशन को रोकता है। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है कि वो वापस इसको ईसोफेगस में जाने से रोकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ये फेल हो गया या फिर हम कहें कि इसका हर्निया की वजह से ये क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये स्फिंक्टर इम्प्रॉपर हो जाएगा। अगर जब स्फिंक्टर वर्किंग प्रोसेस में नहीं रहेगा तो इसमें जो HCl होता है, इसके अंदर HCl जो होता है हाईली एसिडिक होता है, और ये HCl बार बार किसके अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा, और यहाँ की जो सेल्स होती है
उनको डैमेज कर देगा। जब यहाँ की सेल डैमेज होगी और डायरेक्ट HCl के कांटेक्ट में आएंगी तो वो क्या करेंगी, पेन सेंसेशन करेंगी, और यहाँ पे जो पेन सेंसेशन या जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसी को हम बोलते हैं पायरोसिस। और ये क्या हार्ट के बिल्कुल पास होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न। सेकेंड वन है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है कि जब हमारे इसके अंदर HCl होगा या इसके अंदर सेल्स डैमेज हो गई, ऑलरेडी पेन है तो उसकी वजह से, या फिर हमारा जब इसके अंदर हर्निया हो गया तो हर्निया की वजह से पेशेंट को निगलने में परेशानी होगी, और वो जो परेशानी है उसी को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग, यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग, यानी कि निगलने में जो परेशानी उसको डिफिकल्ट। इनडाइजेशन का मतलब होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अपच, यानी कि उसको क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन, उसका HCl का इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट जो हमारी म्यूकस नेक सेल्स है वो किसके अंदर चली जाती है, हमारी इसोफेगस के अंदर, तो प्रॉपर HCl का सिक्रेशन नहीं होगा तो जो फूड है उसके अंदर क्या होगा, हमारा इनडाइजेशन होगा। उसके बाद में है हाइपर एसिडिटी, और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपर एसिडिटी, यानी कि हम बोलते हैं ना कि गैस का फॉर्मेशन होने लग जाए, वो गैस से नहीं होती है, हमारी क्या होती है, एसिडिटी होती है, जो किसके अंदर, हर्निया के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लग जाता है HCl का, तो उस वजह से क्या होगा, हाइपर एसिडिटी। अब ये तो थे हमारे उसके साइन एंड सिम्टम किसके, हाइटल हर्निया के। अब बात करते हैं कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस पेशेंट को क्या हो गया है, हर्निया। तो हर्निया कैसा भी हो, सबसे पहला उसका जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में हम फिर उसके बाद में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसके बाद में फिर हम जो भी अदर डायग्नोसिस होती है, लैब टेस्ट होते हैं वो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम कराएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में हम करवाएंगे उस पेशेंट को बेरियम एक्सरा। उसको क्या करवाएंगे, बेरियम एक्सरा। और बेरियम एक्सरा क्या होता है, इसमें हम बेरियम सल्फेट देते हैं जिसको हम बोलते हैं बेरियम मील एक्सरा, या फिर जो हम बेरियम खिलाते हैं उसको बोलते हैं बेरियम मील, और उसके बाद जो एक्सरा लेते हैं उसको हम बोलते हैं बेरियम एक्सरा। बेरियम क्या होता है, एक रेडियो आइसोटोप है जो हमारी एक्सरेज होती है उनसे वो क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद क्या करता है, रेडियो आइसोटोप होने की वजह से लाइट प्रोड्यूस करता है या चमकता है। रेडियो आइसोटोप जितने भी होते हैं वो क्या होता है कि जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है या फिर एक्सरेज आती है तो वो क्या होते हैं, चमकते हैं। और जब वो चमकेंगे तो हमें जो ये खाली पार्ट जो होता है, जब इसका स्लाइड हो जाता है, जब ये ऊपर हर्निएट हो जाता है तो इसके अंदर हमें क्या होगा, ये पार्ट जिसमें बेरियम होगा ये हमें अलग से चमकेगा, और जब ये अलग से चमकेगा तो हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज हर्निया और नॉट। उसके बाद में होता है हमारा एंडोस्कोपी। इसमें क्या होता है, हम एंडोस्कोप क्या होता है, एक रबड़ की ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उसको हम ओरली पेशेंट की इसोफेगस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और पूरे ट्रैक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, जहाँ पे हर्निया होगा वो अलग से हमें उसके अंदर दिख जाता है। तो पहले क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर हम बेरियम एक्सरा, और फिर हम एंडोस्कोप करवाएंगे। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि जो हमारा हाइटस हर्निया था या हाइटल हर्निया था उसका हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, सबसे पहला मैनेजमेंट हमारा होता है मेडिकल मैनेजमेंट, फिर हम नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो होता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने जो साइन सिम्टम थे उसमें एक देखा था हाइपर एसिडिटी, और एक इंडाइजेशन, और एक पायरोसिस। तो ये सब किसकी वजह से थे, एसिड की वजह से। तो इस एसिड को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड देते हैं। तो एंटा एसिड में हम क्या देंगे, MgSO4 दे देंगे, और अदर जो भी एंटासिड्स है वो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एंटासिड क्या करते हैं, हमारा जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और पेशेंट को इन सारे सिम्टम्स से बचाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं। प्रोटोन पंप जो होता है वो क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटोन पंप, यानी सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होता है उसको प्रोटोन पंप बोलते हैं। और उनको हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और उस जो जिनको ब्लॉक करते हैं, जिन मेडिसिन से, उनको हम बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर। और ये इसके अंदर कौन कौन सी आती है, हमारी सबसे फेमस जो होती है पेंटाप्राजोल, जिनके पीछे जोल लगा होगा, पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, राबेप्राजोल है, ये सारी क्या होती है, हमारी प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती है। और ये क्या करती है, हमारे जो H2 चैनल्स होते हैं और हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, या हम बोले प्रोटोन पंप, इन दोनों को क्या करते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर ब्लॉक कर देती है। जब इन दोनों को ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, हमारा HCl का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट को क्या होगी, ये सारे सिम्टम्स के अंदर रिलीफ होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या, इसको थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को केवल प्रिवेंशन के लिए हम उसको मैनेजमेंट करते हैं। हम उसका जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट में करेंगे वो हमारा प्रिवेंशन के लिए होगा, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पहला
कि उसका बेड लिफ्ट कर देंगे। बेड लिफ्ट क्या होगा कि ये पेशेंट है, अगर पेशेंट इसी तरह कंडीशन में लेटा रहेगा, पेशेंट अगर इसी कंडीशन में लेटा है तो एसिड जो होगा वो उसके ईसोफेगस के अंदर वापस आएगा, और अगर ईसोफेगस के अंदर वापस आया तो उसको क्या होगा कि यही वापस सारे सिम्टम्स होंगे। अगर हम इसका बेड क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, इसका हमने ये क्या कर दिया, बेड एलिवेट कर दिया, तो पेशेंट भी क्या होगा उसका ये एलिवेट, तो इसका ये पार्ट क्या होगा एलिवेशन में आएगा, और जब एलिवेट होगा तो क्या होगा कि एसिड अपवर्ड मूवमेंट करेगा नहीं, और उसकी वजह से इन सिम्टम्स के अंदर रिलीफ होगा। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं हाई फाउलर या फिर हम लो फाउलर। तो इसमें अगर हम पेशेंट को लो फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन देते हैं तो पेशेंट को इन सारे सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, रिलीव होता है, ये सारे सिम्टम्स को नहीं होते। उसके बाद में क्या करेंगे, बेड लिफ्ट कर देंगे उसको, मेडिसिन ऑन टाइम, उसको जितनी भी मेडिसिन है, और अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है तो हम उसको क्या करेंगे, सारी मेडिसिन उसको टाइम पे देंगे। उसके अलावा अवॉइड फैटी डाइट, अवॉइड फैटी डाइट, हम उसको क्या करेंगे, उसको फैटी डाइट बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फैट जो होता है, फैटी फूड जो होता है वो क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक स्टमक के अंदर स्टे करता है, और जो चीज़ें स्टमक के अंदर स्टे करेगी अगर लॉन्ग टाइम तक, तो क्या करेगी, मोर एस सी एल प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। अगर एस सी एल ज़्यादा बनेगा तो उसको सिम्टम्स के अंदर क्या होगा, रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स होंगे, यानी कि सिम्टम्स बार बार आएंगे। तो उनसे बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसको फैटी डाइट नहीं देते, और उसको क्या करते हैं, हम लो फीड करवाते हैं, उसको हम लो फीड, या बोले कि हम उसको लेस फीड करवाएंगे, लो नहीं लेस फीड करवाएंगे। और ये लेस फीड क्यों करवाएंगे, अगर आप उसको बहुत सारा खाना एक साथ दे दोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो फूड है वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करेगा, ये स्टमक के अंदर रुकेगा, और जब वहाँ पे रुकेगा तो वो क्या करेगा, एचसीएल को प्रोड्यूस करवाएगा। फैट नॉर्मल फूड जो होता है अगर वो आपने बहुत सारा दिया तो वो भी स्टे करेगा, और अगर फैट जो होता है वो भी सबसे लास्ट में स्टमक को, मतलब स्टमक एम्पिटी को सबसे डिले करता है, तो फैट को भी अवॉइड करते हैं। और फीड क्या होता है, हाई फीड जो होता है या फिर हाई अमाउंट होता है फीड का, वो भी हम अवॉइड करते हैं। तो क्या करेंगे, बेड लिफ्ट के अंदर मेडिसिन ऑन टाइम, अवॉइड फैटी एसिड और लेस फीड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवॉइड बेंडिंग, अवॉइड बेंडिंग, हम उसकी बेंडिंग को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट बेंड करेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वापस वो क्या करेगा, स्टमक को ऊपर पुश करेगा, और जब पुश करेगा तो वो वापस इस प्रॉब्लम को, पेशेंट इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अवॉइड बेंडिंग। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अवॉइड स्ट्रेनिंग, अवॉइड स्ट्रेनिंग। पेशेंट को बोलेंगे कि जब भी वो स्टूल पास करने जाए तो ज़्यादा ताकत ना लगाए, यानी कि ज़्यादा फोर्सफुली ट्राई ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है, स्ट्रेनिंग करता है, तो स्ट्रेनिंग की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वापस वो स्टमक के ऊपर प्रेशर आएगा और वापस ये सारे सिम्टम्स अकर होंगे। तो ये था हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो सिम्टम्स होते हैं जनरली केसेस में क्या होंगे, एसिम्टोमेटिक होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको क्या करते हैं, फिर ये सारे ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ तक था हमारा हाइटल हर्निया। अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल हर्निया की, और वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।